विज्ञान भैरव तंत्र व्रत का रहस्य की पुस्तक। एक नई टिप्पणी। वार्ता 1 अक्टूबर 10/9 है 2 से अपराह्न 3 WS1 है 3 को दी गई 46 लिस्टें OSOSP कॉन्देस मेडिकल स्टॉपिंग ईयर्स बाय प्रेसिंग एंड रेक्टम बाय कंट्रैक्टिंग। एंटर ध्वनि। हम शरीर के बारे में भी नहीं जानते हैं या शरीर कैसे काम करता है और इसका ताव क्या है, इसका तरीका क्या है, लेकिन अगर आप निरीक्षण करते हैं तो आप बहुत आसानी से जागरूक हो सकते हैं यदि आप अपने कान बंद करते हैं और अपने मलाशय को ऊपर खींचते हैं। तो अपने मलाशय को अनुबंधित करें। सब कुछ आपके लिए बंद हो जाएगा। यह ऐसा होगा मानो पूरी दुनिया गैर चलती है, मानो सब कुछ स्थिर हो गया हो, रुक गया हो, आंदोलनों ही नहीं। आपको ऐसा लगेगा जैसे समय रुक गया है जब आप मलाशय को ऊपर खींचते हैं। तो क्या होता है जब दोनों कान एक साथ बंद होते हैं? तो बंद कानों के भीतर आपको एक आवाज सुनाई देगी, लेकिन यदि मलाशय को ऊपर नहीं खींचा जाता है तो वह ध्वनि मलाशय द्वारा जारी की जाती है। वह ध्वनि बहुत सूक्ष्म है। यदि मलाशय को खींचा जाता है, अनुबंधित किया जाता है और कान बंद कर दिए जाते हैं, तो आप अपने भीतर ध्वनि का एक स्तंभ देखेंगे और यह ध्वनि मौन की है। यह एक नकारात्मक ध्वनि है। जब सभी ध्वनियां बंद हो जाती हैं, तो आप मौन की आवाज या ध्वनिहीनता की आवाज महसूस करते हैं, लेकिन इसे मलाशय से जारी किया जाएगा। इसलिए कानों को बंद करें और मलाशय को ऊपर खींचें, तब तुम दोनों तरफ से बंद हो जाते हो और तुम्हारा शरीर बंद हो जाता है और सिर्फ ध्वनि से भर जाता है। ध्वनि से भरे होने की यह भावना एक गहरी तृप्ति देती है, इसलिए हमें इसके आसपास की कई चीजों को समझना होगा। तभी आपके लिए यह संभव हो पाएगा कि जो हो रहा है उसका एहसास हो। हम शरीर के बारे में नहीं जानते हैं। यह एक साधक के लिए बुनियादी समस्याओं में से एक है और समाज शरीर के प्रति जागरूक होने के खिलाफ है, क्योंकि समाज शरीर से डरता है। इसलिए हम हर बच्चे को शरीर के बारे में जानकारी नहीं होने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। हम हर बच्चे को संवेदनशील बनाते हैं। हम बच्चे के मन और शरीर के बीच एक दूरी बनाते हैं। इसलिए वह शरीर के बारे में बहुत अधिक जागरूक नहीं है, क्योंकि शरीर की जागरूकता समाज के लिए समस्याएं पैदा करेगी। कई चीजें निहित हैं। यदि बच्चे को शरीर के बारे में पता है, तो वह जल्द या बाद में सेक्स के बारे में जागरूक हो जाएगा, और अगर वह शरीर के बारे में बहुत ज्यादा जागरूक है, तो वह बहुत ज्यादा कामुक महसूस करेगा। इसलिए हमें बहुत जड़ को मारना होगा, उसे अपने शरीर के बारे में असंवेदनशील बना दिया जाना चाहिए। इसलिए वह इसे कभी महसूस नहीं करता। आप अपने शरीर को महसूस नहीं करते हैं। आपको यह तभी लगता है जब कुछ गलत होता है। जब कुछ गलत होता है, आपको सिर में दर्द होता है, तब आप अपना सिर महसूस करते हैं। कोई कांटा है तो तुम अपने पैर महसूस करते हो। जब आपका शरीर दर्द करता है, तो आपको लगता है कि आपके पास एक शरीर है। आप इसे तभी महसूस करते हैं जब कुछ गलत हो जाता है, और फिर तुरंत ही सही नहीं होता है। आप कभी भी अपनी बीमारियों के बारे में तुरंत नहीं जानते हैं। आप तभी जागरूक होते हैं जब एक अवधि बीत चुकी होती है और जब यह बीमारी आपकी चेतना में दस्तक देती है। मैं यहाँ हूँ, तभी आप जागरूक हो पाते हैं। तो कोई भी वास्तव में समय पर डॉक्टर के पास नहीं जाता है। हर कोई देर से वहाँ पहुँचता है जब बीमारी गहरी हो गई है और उसने बहुत गलत किया है। यदि कोई बच्चा संवेदनशीलता के साथ बड़ा हुआ है, तो वह बीमारी होने से पहले ही रोग के बारे में जागरूक हो जाएगा। और अब विशेष रूप से रूस में वे इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि किसी बीमारी को उसके होने से 6 महीने पहले भी जाना जा सकता है।
यदि कोई उसके शरीर के बारे में बहुत संवेदनशील है, क्योंकि सूक्ष्म परिवर्तन पहले से लंबे समय से शुरू होते हैं, वे बीमारी के लिए शरीर को तैयार करते हैं। प्रभाव 6 महीने पहले भी महसूस किया गया है, लेकिन कभी भी मन की बीमारी नहीं। हम मौत के बारे में भी जागरूक नहीं होते। यदि आप कल मरने वाले हैं, तो आप आज भी जागरूक नहीं हैं। मौत जैसी चीज जो अगले ही पल हो सकती है, और आप इस पल के बारे में नहीं जानते हैं। आप अपने शरीर के प्रति पूरी तरह से असंवेदनशील हैं। यह पूरा समाज, पूरी संस्कृति अब तक इस नीरसता को, इस मृत्यु को पैदा करती है, क्योंकि यह शरीर के खिलाफ है। आपको इसे महसूस करने की अनुमति नहीं है। केवल दुर्घटनाओं में आपको क्षमा किया जा सकता है। इसके बारे में जागरूक होने के लिए क्षमा करें, अन्यथा शरीर के बारे में पता नहीं है। यह विशेष रूप से तंत्र के लिए कई समस्याएं पैदा करता है, क्योंकि तंत्र शरीर की गहरी संवेदनशीलता और ज्ञान में विश्वास करता है। आप चलते रहते हैं और आपका शरीर कई काम करता रहता है और आप अनजान हैं। अब बॉडी लैंग्वेज पर बहुत काम किया जा रहा है। शरीर की अपनी भाषा है, और मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक विशेष रूप से शरीर की भाषा के लिए प्रशिक्षित किए जाते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि आप आधुनिक व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते। वह जो भी कहता है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय किसी को अपने शरीर का निरीक्षण करना चाहिए। इससे अधिक सच्चा सुराग मिलेगा। एक आदमी एक मनोचिकित्सक के कार्यालय में प्रवेश करता है। पुराने मनोचिकित्सक फ्रॉइडियन मनोविश्लेषण बात करेंगे और आदमी के साथ बात करेंगे जो भी उसके दिमाग में छिपा है। आधुनिक मनोचिकित्सा उनके शरीर का निरीक्षण करेगी, क्योंकि इससे सुराग मिलता है। अगर एक आदमी अहंकारी है, अगर अहंकार उसकी समस्या है, तो वह एक विनम्र आदमी की तुलना में एक अलग तरीके से खड़ा है। उनकी गर्दन में एक विनम्र आदमी की तुलना में एक अलग कोण है। उनकी रीढ़ लचीली नहीं है, लेकिन मृत है, स्थिर है। वह लकड़ी देखता है, जिंदा नहीं। यदि आप उसके शरीर को छूते हैं तो उसे लकड़ी का एहसास होता है, न कि किसी जीवित शरीर की गर्माहट। वह एक सैनिक की तरह है जो बस सामने की ओर बढ़ रहा है। सिपाही को सामने की ओर देखते हुए उसके पास एक लकड़ी की आकृति है, एक लकड़ी की भावना है, और इसकी आवश्यकता एक सैनिक को है, क्योंकि वह मरने या मारने वाला है। उसे शरीर के बारे में अधिक जानकारी नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसका पूरा प्रशिक्षण एक लकड़ी का शरीर बनाना है। सैनिक मार्च खिलौने की तरह दिखते हैं, जैसे मृत खिलौने मार्च करते हुए। यदि आप विनम्र हैं तो आपके पास एक अलग शरीर है। आप अलग तरीके से बैठते हैं, आप अलग तरीके से खड़े होते हैं। अगर तुम हीन अनुभव करते हो, तुम अलग खड़े होते हो। यदि आप बेहतर महसूस करते हैं तो आप अलग तरह से खड़े होते हैं। यदि आप हमेशा भय में रहते हैं, तो आप इस तरह से खड़े होते हैं जैसे कि आप किसी अज्ञात शक्ति से अपनी रक्षा कर रहे हों। वह हमेशा से है। यदि आप डरते नहीं हैं, तो आप एक बच्चे की तरह हैं जो अपनी माँ के साथ खेल रहा है। कोई डर नहीं है। आप जहाँ भी जाते हैं, अपने आसपास के ब्रह्मांड के साथ घर पर बेखौफ होते हैं। डरने वाला आदमी बख्तरबंद है, और जब मैं कहता हूँ कि यह केवल प्रतीकात्मक नहीं है, शारीरिक रूप से वह बख्तरबंद है। विल्हेम रीच शरीर की संरचना पर बहुत काम कर रहा था, और वह मन और शरीर के बीच कुछ गहरे संघों को देखने आया था। अगर कोई आदमी डरता है, तो उसका पेट लचीला नहीं होता है। तुम उसके पेट को छूते हो और वह पत्थर की तरह होता है। अगर वह निडर हो जाता है, तो उसका पेट तुरंत आराम करता है, या अगर आप पेट को आराम देते हैं, तो डर गायब हो जाता है। आराम करने के लिए पेट की मालिश करें,
और आप अधिक निडर, कम डर महसूस करेंगे। एक व्यक्ति जो प्यार कर रहा है, उसके शरीर और गर्मी का एक अलग गुण है, वह शारीरिक रूप से गर्म है। एक व्यक्ति जो प्यार नहीं कर रहा है, वह ठंडा है, शारीरिक रूप से वह ठंडा है। ठंड और अन्य चीजें आपके शरीर में चली गई हैं और वे बाधाएं बन गई हैं। वे आपको अपने शरीर के बारे में जानने की अनुमति नहीं देते हैं, लेकिन शरीर अपने तरीके से काम करता रहता है और आप अपने तरीके से काम करते चले जाते हैं। एक दरार बन जाती है, उस दरार को तोड़ना होगा। मैंने देखा है कि अगर कोई दमनकारी है, अगर तुमने अपने क्रोध को दबा रखा है, तो तुम्हारी उंगली, तुम्हारे हाथ एक दमित क्रोध की अनुभूति है। और एक व्यक्ति जो जानता है कि उसे कैसे महसूस करना है, वह सिर्फ आपके हाथ को छूकर महसूस कर सकता है कि आपने क्रोध को दबा दिया है। और हाथ में क्यों? क्योंकि क्रोध को हाथों से छोड़ना पड़ता है। यदि आपने क्रोध को दबाया है तो अपने दांतों में, अपने मसूड़ों में यह दबा हुआ है और इसे छूकर महसूस किया जा सकता है। यह एक कंपन देता है कि मैं यहाँ दबा हुआ हूँ। यदि आपने सेक्स को दबाया है, तो आपके कामुक क्षेत्रों में यह है। यदि किसी व्यक्ति ने सेक्स को दबा दिया है, तो यदि आप उसके कामुक क्षेत्रों को छूते हैं तो आप इसे महसूस कर सकते हैं। किसी भी कामुक क्षेत्र को छूने के साथ सेक्स वहाँ है। अगर इसे दबा दिया गया है, जोन डर हो जाएगा और आपके स्पर्श से वापस आ जाएगा। यह खुला नहीं होगा, क्योंकि भीतर का व्यक्ति पीछे हट रहा है। शरीर का जो हिस्सा है वह वापस ले लेगा। यह आपको एक उद्घाटन के बारे में लाने की अनुमति नहीं देगा। अब वे कहते हैं कि 50% महिलाएं कुंठित हैं, और इसका कारण यह है कि हम लड़कियों को लड़कों की तुलना में अधिक दमनकारी सिखाते हैं, इसलिए उन्होंने दमन किया है। और जब एक लड़की 20 साल की उम्र तक अपनी यौन भावनाओं को दबाती है, तो यह एक लंबी आदत बन गई है। 20 साल का दमन। फिर जब वह प्यार करेगा, तो वह प्यार के बारे में बात करेगा, लेकिन उसका शरीर खुला नहीं होगा। शरीर बंद हो जाएगा और फिर एक विषम विपरीत घटना होती है। दो धाराएं एक दूसरे का विरोध करती हैं। वह प्यार करना चाहता है, लेकिन उसका शरीर दमनकारी है। शरीर वापस ले लेता है। यह करीब आने के लिए तैयार नहीं है। यदि आप किसी महिला को किसी पुरुष के साथ बैठे हुए देखते हैं, अगर महिला उस पुरुष से प्यार करती है जो वह उसकी ओर झुकाव कर रहा है, तो शरीर में झुकाव होगा। यदि वे सोफे पर बैठे हैं, तो उनके दोनों शरीर एक दूसरे की ओर झुकेंगे। वे जागरूक नहीं हैं, लेकिन आप इसे देख सकते हैं। यदि महिला पुरुष से डरती है, तो उसका शरीर विपरीत दिशा में झुकाव करेगा। यदि कोई महिला किसी पुरुष से प्यार करती है, तो वह उसके पास बैठकर अपने पैरों को कभी भी पार नहीं करेगी। अगर वह उस आदमी से डरती है, तो वह अपने पैर पार कर लेगी। वह सजग नहीं है। यह होशपूर्वक नहीं किया गया है। यह शरीर का कवच है। शरीर खुद की रक्षा करता है और अपने तरीके से काम करता है। तंत्र इस घटना से अवगत हो गया। इस तरह के गहरे शरीर की अनुभूति, संवेदनशीलता के बारे में पहला ज्ञान तंत्र के साथ था, और तंत्र कहता है कि यदि आप अपने शरीर का उपयोग होशपूर्वक कर सकते हैं, तो शरीर आत्मा की ओर ले जाने वाला वाहन बन जाता है। तंत्र कहता है यह मूर्तापूर्ण है, बिल्कुल मूर्तापूर्ण। शरीर के विरुद्ध होना, इसका इस्तेमाल करें। यह एक वाहन है, और इसकी ऊर्जा का उपयोग इस तरह से करें कि आप इसके पार जा सके। अब दबाने और दबाव द्वारा दबाव डालने से रोकें। ध्वनि दर्ज करें। कई बार आप मलाशय को सिकोड़ते रहे हैं, और कभी कभी आपकी चेतना के बिना भी मलाशय निकल जाता है। यदि आप अचानक डर जाते हैं, तो मलाशय निकल जाता है। आप भय में शौच कर सकते हैं।
आप भय में पेशाब कर सकते हैं, तब आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। यदि अचानक भय आपको जकड़ लेता है, तो आपका मूत्राशय शिथिल हो जाएगा, आपका मलाशय शिथिल हो जाएगा। क्या होता है? डर में क्या होता है? डर एक मानसिक चीज है, इसलिए आप डर में क्यों पेशाब करते हैं? क्यों नियंत्रण खो दिया है? कुछ गहरी कनेक्टिंग रूट होनी चाहिए। भय सिर में, मन में होता है। जब आप बेखबर होते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता। बच्चे का वास्तव में उसके शरीर पर कोई मानसिक नियंत्रण नहीं है। कोई भी जानवर अपने मूत्राशय या किसी भी चीज को नियंत्रित नहीं करता है। जब भी मूत्राशय भरा होता है तब इसे छोड़ा जाता है। कोई भी जानवर इसे नियंत्रित नहीं करता है, लेकिन मनुष्य को इसकी आवश्यकता को नियंत्रित करना होगा। इसलिए हम एक बच्चे को यह नियंत्रित करने के लिए मजबूर करते हैं कि उसे कब बाथरूम जाना चाहिए और कब नहीं। हम उसे कहते हैं कि उसे नियंत्रित करना है। हम समय देते हैं तो मन एक कार्य को नियंत्रित करता है जो गैर स्वैच्छिक है। यही कारण है कि शौचालय के लिए बच्चे को प्रशिक्षित करना इतना मुश्किल है। और अब मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर हम टॉयलेट प्रशिक्षण बंद कर देते हैं तो मानवता में बहुत सुधार होगा। शौचालय प्रशिक्षण बच्चे का पहला दमन है और इसकी प्राकृतिक सहजता है, लेकिन इन मनोवैज्ञानिकों को सुनना मुश्किल लगता है। हम उनकी बात नहीं सुन सकते क्योंकि तब बच्चे कई समस्याएं पैदा करेंगे। हमें उन्हें आवश्यकता का प्रशिक्षण देना होगा। केवल एक बहुत समृद्ध संपन्न समाज परेशान नहीं कर पाएगा। गरीब समाजों को प्रबंधित करना होगा। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। यदि बच्चा कहीं भी आग्रह करता है तो हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। यदि वह सोफे पर पेशाब करता है तो हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें प्रशिक्षित करना होगा। यह प्रशिक्षण मानसिक है। शरीर वास्तव में इसके लिए कोई अंतर्निहित कार्यक्रम नहीं है। शरीर में इसके लिए कोई अंतर्निहित कार्यक्रम नहीं है। मनुष्य एक जानवर है जहाँ तक शरीर का संबंध है, और शरीर कोई संस्कृति, कोई समाज नहीं जानता है। इसीलिए जब आप गहरे भय में होते हैं तो आपके द्वारा शरीर पर लगाया गया नियंत्रण तंत्र शिथिल हो जाता है। आप नियंत्रण में नहीं हैं। आप नियंत्रण से बाहर कर दिए जाते हैं। आप सामान्य स्थितियों में ही नियंत्रण कर सकते हैं। आपात स्थितियों में आप नियंत्रण नहीं कर सकते क्योंकि आपात स्थितियों के लिए आपको कभी प्रशिक्षित नहीं किया गया है। आपको केवल सामान्य दिन प्रतिदिन नियमित दुनिया के लिए प्रशिक्षित किया गया है। आपातकालीन स्थिति में नियंत्रण खो जाता है। आपका शरीर अपने ही पशु तरीके से काम करना शुरू कर देता है। लेकिन एक रिश्ते को समझा जा सकता है कि एक निडर आदमी के साथ ऐसा कभी नहीं होगा, तो यह एक काया की निशानी बन गया है। अगर डर में आप पेशाब करते हैं या शौच करते हैं तो इससे पता चलता है कि आप काया हैं। एक निडर आदमी इस तरह से व्यवहार नहीं करेगा, क्योंकि एक निडर आदमी गहरी सांस ले रहा है। उसका शरीर और उसकी श्वसन प्रणाली संबंधित हैं। कोई अंतराल नहीं है एक आदमी के साथ जो एक काया है। एक अंतर है, और उस अंतराल के कारण वह हमेशा मूत्र और शौच के साथ बह जाता है। इसलिए जब भी कोई इमरजेंसी आती है तो अतिउत्साह को फेंकना पड़ता है, उसे असंतुलित होना पड़ता है। और प्रकृति में इसका एक कारण है। एक काया जो बिना बोला हुआ है वह अपने पेट को आराम से अधिक आसानी से बच सकता है, अधिक आसानी से चला सकता है। बोझिल पेट एक बाधा बन जाएगा। इसलिए यह एक काया के लिए आराम करने के लिए सहायक है। मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि आपको अपनी मानसिक प्रक्रियाओं और अपने पेट की प्रक्रियाओं के बारे में पता होना चाहिए। उनका गहरा संबंध है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 50 से 90% सपने आपके पेट की प्रक्रियाओं के
कारण होते हैं, यदि आपने बहुत भारी भोजन लिया है तो आप बुरे सपने देखने के लिए बाध्य हैं, वे मन से संबंधित नहीं हैं। यह सिर्फ इतना है कि भारी पेट उन्हें बनाता है। कई सपने बाहर की चाल से बनाए जा सकते हैं। यदि आप सो रहे हैं तो आपके हाथों को आपकी छाती पर पार किया जा सकता है और तुरंत आप कुछ बुरा सपना देखना शुरू कर देंगे। आपकी छाती पर एक तकिया लगाया जा सकता है और आप सपना देखेंगे कि कोई दानव आपकी छाती पर बैठा है जो आपको मारने जा रहा है, और यह समस्याओं में से एक रहा है। तकिए के छोटे वजन से इतना बोझ क्यों है? अगर तुम जागे हुए हो, कोई वजन नहीं है, आपको कुछ भारी नहीं लगता, लेकिन ऐसा क्यों है कि जब आप सो रहे होते हैं तो रात में आपके ऊपर रखा एक छोटा तकिया इतना भारी होने के कारण महसूस किया जाता है कि मानो आप किसी बड़े पत्थर या चट्टान से दब गए हों। इतना वजन क्यों महसूस किया जाता है? इसका कारण यह है, जब आप जागरूक होते हैं, जब आप जागते हैं, तो आपका मन और शरीर परस्पर संबंधित नहीं होते हैं। अंतराल है, आप शरीर और उसकी संवेदनशीलता को महसूस नहीं कर सकते। सोते समय नियंत्रण, संस्कृति, कंडीशनिंग, कुल, आप फिर से बच्चे बन गए हैं और आपका शरीर संवेदनशील हो गया है, उस संवेदनशीलता के कारण चट्टान के रूप में एक छोटा तकिया महसूस किया जाता है। संवेदनशीलता के कारण इसे बढ़ाया जाता है। संवेदनशीलता इसे बढ़ाती है तो शरीर मन की प्रक्रियाएं गहराई से संबंधित हैं। और यदि आप जानते हैं कि क्या होता है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। रेक्टम बंद, ऊपर की ओर खींचा, सिकुड़ा हुआ, शरीर में एक ऐसी स्थिति बनाता है जिसमें मौजूद होने पर ध्वनि महसूस की जा सकती है। आप अपने शरीर में बंद जगह के भीतर मौन में ध्वनि का एक स्तंभ महसूस करेंगे। कानों को बंद करें और मलाशय को ऊपर खींचें। और फिर बस आपके साथ क्या हो रहा है, बस उस खाली अवस्था में रहें जो इन दो चीजों द्वारा बनाई गई है। आपकी जीवन ऊर्जा भीतर जा रही है और उसके पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ध्वनि आपके कानों से या आपके मलाशय से निकलती है। वे दो दरवाजे हैं जहां से ध्वनि बाहर जा सकती है। यदि आप बाहर नहीं जा रहे हैं तो आप इसे और अधिक आसानी से महसूस कर सकते हैं। और जब आप इस आंतरिक ध्वनि को महसूस करेंगे तो क्या होगा? आंतरिक ध्वनि सुनने की बहुत ही घटना के साथ आपके विचार भंग हो जाते हैं। दिन में कभी भी इसे आजमाएं। बस मलाशय को ऊपर खींचें और अपनी उंगलियों को कानों में डालें, कानों को दबाएं और मलाशय को ऊपर खींचें। आप महसूस करेंगे कि आपका मन रुक गया है, यह कार्य नहीं करेगा। विचार रुक गए होंगे, विचारों का वह निरंतर प्रवाह नहीं है, यह अच्छा है। और अगर कोई ऐसा करता है जब भी समय मिलता है, दिन में अगर आप इसे 5 या 6 बार कर सकते हैं, तो 3 या 4 महीनों के भीतर आप इसमें एक विशेषज्ञ बन जाएंगे। और फिर इस तरह से एक भलाई बहती है और भीतर की ध्वनि एक बार सुनी गई, आपके साथ बनी हुई है। फिर आप इसे पूरे दिन सुन सकते हैं। बाजार शोर है, सड़क शोर है, यातायात शोर है, लेकिन अगर उस शोर में भी आपने आंतरिक आवाज सुनी है तो आप अभी भी छोटी आवाज महसूस करेंगे जो अंदर चली जाती है, और फिर कुछ भी आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आप अपने अंदर की आवाज को महसूस कर सकते हैं तो बाहर से कुछ भी आपको परेशान नहीं कर सकता है। तुम चुप रहो, आपके आसपास जो भी होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।